बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सजल। उम्मीद करती हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोऑर्गेनिज्म जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोऑर्गेनिज्म जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, आर्के, प्रोटेस्टा, अलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार इनमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिव्यू में कम फोकस होता है। एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज सिस्टम को इम्प्रूव करता है। एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ये प्लांट ग्रोथ, डिजीज कंट्रोल, लाइफ स्टॉक डाइजेशन और एग्रीकल्चर रिलेटेड केमिकल्स बनाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन, प्रोबायोटिक और हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म की मॉनिटरिंग के लिए भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ज़रूरी है। यहाँ पर इसके कुछ यूजेस दिए गए हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के, ये कहाँ यूज़ होते हैं। प्लांट ग्रोथ में यूज़ होते हैं, इसकी प्रमोशन में। और नेक्स्ट है प्लांट पैथोजन के आइडेंटिफिकेशन की, सर्वाइवेलेंस में, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में, र्यूमिनेंट एनिमल्स के गट में, सिम्बायोसिस, डाइजेशन इंप्रूव होती है। एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल केमिकल का प्रोडक्शन होता है। एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वर्क हाउसेज की तरह काम करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है कि फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि दही, चीज़ें और पिकल एटसेट्रा में। प्रोबायोटिक का प्रोडक्शन, फूड इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल केमिकल बनाते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स जैसे कि फूड टॉक्सिन, फूड बॉर्न पैथोजन की मॉनिटरिंग और कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम के हर स्टेज में यूज़ होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फूड प्रोडक्शन और डिलीवरी में होता है। अब हम पढ़ेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है? पाकिस्तान के बहुत से एनिमल्स पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग की वजह से इंडेंजर्ड हो चुके हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस और सेटलमेंट इनके नेचुरल होम्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इस वजह से इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से कम हो रही है। फर्स्ट है इसमें मारखोर। पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है। हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से इंडेंजर्ड था, लेकिन 2015 में इनकी पॉपुलेशन 20% बढ़ी है, जो कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है। माउंटेन वेसल्स क्या है कि ये कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में मिलती हैं। कंस्ट्रक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनका हैबिटेट और फूड सप्लाई रिड्यूस हो रहा है। एशियन ब्लैक बियर क्या है कि एशियन ब्लैक बियर है, इसको ट्रॉफी हंटिंग के लिए टारगेट किया जाता है। ह्यूमन सेटलमेंट ने इनके जंगल्स कम कर दिए हैं, इसलिए ये इंडेंजर्ड हो गया। बलोचिस्तान फॉरेस्ट डॉर्मिस क्या छोटा सा रोडेंट है जो बलोचिस्तान में मिलता है। हंटिंग और डिस्ट्रक्शन की वजह से इंडेंजर्ड हो रहा है। नेक्स्ट है ब्लैक फिनलेस पर्पस क्या होते हैं। एक यूनिक सा एनिमल है जिसके फिन्स नहीं होते। पोल्यूशन और फिशिंग नेट्स की वजह से इनकी सर्वाइवल रिस्क पर है। यूरोपियन अटर क्या होते हैं कि वाटर पोल्यूशन की वजह से ये पानी में रहने वाले एनिमल तेज़ी से डाई हो रहे। वोल एक छोटा सा रोडेंट जिसका हैबिटेट रैपिडली डिस्ट्रॉय हो रहा है। WWF ने इसको प्रोटेक्शन के लिए हाईलाइट किया है। इंडस रिवर डॉल्फिन डैम्स और वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट की वजह से ये रिस्क पर है। पाकिस्तान का फेमस एक्वेटिक एनिमल है और बहुत कम रह गया है। नेक्स्ट है ब्रेंट ईगल रे क्या होते हैं कि ये सी क्रिएचर जो लो डेप्थ वाटर में रहता है। प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट और सैवेज इसको हार्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिगिया टोना। फूड के लिए इंपॉर्टेंट फिश ओवर फिशिंग और पोल्यूशन की वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। मार्कोपोलो शीप क्या है कि नॉर्दर्न एरियाज़ के रेयर शीप है। हंटिंग की वजह से इंडेंजर्ड है। हॉर्न्स की वजह से लोग इसको टारगेट करते हैं। स्नो लेपर्ड में पाकिस्तान के नॉर्दर्न माउंटेन का यूनिक एनिमल है। हंटिंग, हैबिटेट लॉस और ह्यूमन एक्सपेंशन की वजह से बहुत कम रह गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 4000 से 65,000 वाइड में। सिब्रिन क्रेन्स क्या है कि सिब्रिन क्रेन पहले पाकिस्तान में आम देखे जाते थे, लेकिन अब उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसानी लापरवाही, वाटर पोल्यूशन और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना है। ये क्रेन फ्रेश वाटर के वाइड एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन इंसान की सेल्फिश एक्टिविटीज़ की वजह से उनके हैबिटेट ख़त्म होते जा रहे हैं। ग्रीन सी टर्टल क्या है कि ग्रीन सी टर्टल दुनिया की फैसिनेटिंग स्पीशीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में ये भी इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से सर्वाइवल नहीं कर पा रही। इन टर्टल को उनकी शेल्स और स्किन के लिए पकड़ा जाता है, जो इलीगल होने के बावजूद होता रहता है। इस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। नेक्स्ट है लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स क्या होते हैं। ये वल्चर खौफनाक लगते हैं क्योंकि डेड एनिमल्स खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये डेड एनिमल्स को क्लीन करते हैं और इन्वायरमेंट को सेफ रखते हैं। उनकी पॉपुलेशन इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि डिक्लोफेनेस फिनेस सोडियम नाम का ड्रग जो कैटल फीड में यूज़ होता था, उसके लिए जहरीला था। पहले पाकिस्तान में 1500 से ज़्यादा वल्चर्स थे, लेकिन आज बहुत कम रह गए हैं। जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन क्या होता है? जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का मतलब है कि हमारी जीन्स और इन्वायरमेंट माहौल
मिलकर हमारे बिहेवियर ट्रेट्स और डेवलपमेंट को शेप करते हैं। कभी जीन्स का इफेक्ट इन्वायरमेंट की वजह से बढ़ जाता है और कभी इन्वायरमेंट का इफेक्ट जीन की वजह से। डेवलपमेंटल जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में ये भी देखा जाता है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीन्स और माहौल एक दूसरे के कैसे इन्फ्लुएंसर काम करते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। मेथड टू एनालाइज जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ट्रेडिशन जेनेटिक डिज़ाइन क्या है कि अडॉप्शन स्टडी। अडॉप्ट किए गए बच्चों को उनके बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स से कंपेयर किया जाता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जीन शेयर, अडॉप्टिव पेरेंट्स को इन्वायरमेंट शेयर। इससे पता चलता है कि कोई ट्रेड जीन की वजह से है या इन्वायरमेंट की वजह से। ट्विन स्टडी क्या होती है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की स्टडी से ये समझाते हैं कि सेम जीन्स वाले इंडिविजुअल पर डिफरेंट इन्वायरमेंट का क्या असर होता है। ये मेथड जीन वर्सेस इन्वायरमेंट को डिफरेंस को क्लियर करता है। नेक्स्ट है फैमिली स्टडी करते हैं। फैमिली में लो रिस्क और हाई रिस्क इंडिविजुअल कंपेयर किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट उन लोगों पर कितना होता है जिनके जीन स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं। मोलेक्युलर एनालिसिस क्या होता है? इंट्रैक्शन विद सिंगल जीन। साइंटिस्ट अक्सर एक सिंगल जीन यानी कैंडिडेट के जीन के इफेक्ट देखते हैं जब वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। एसएनपीज स्मॉल जीन वेरिएशन को इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये स्टडी मुश्किल होती है क्योंकि पॉलिटिकल मैकेनिज्म का इल्म कम होता है, सैम्पल साइज छोटा होते हैं और रिजल्ट अनरिलायबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन विद मल्टीपल जीन के होते हैं। एक ही इन्वायरमेंट फैक्टर मल्टीपल जीन को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए रिसर्चर पॉलीजेनिक स्कोर बनाते हैं। इसमें बहुत सारे जीन्स के कंबाइन इफेक्ट को मेजर किया जाता है। ये मेथड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रेट में हेल्पफुल होता है, मतलब ज़्यादा जीन्स प्लस एक इन्वायरमेंट कंबाइन इफेक्ट। जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी एंड जीनोम वाइड इंटरेक्शन स्टडी कहते हैं। ये बहुत एडवांस रिसर्च मेथड है जिसमें पूरे जीनोम को स्कैन किया जाता है। हर जीन को इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके दो स्टेप होते हैं, पहले जीन लेवल फिल्टरिंग और दूसरा है फिर डिटेल इंटरेक्शन चेक की जाती है। यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। फर्स्ट इसकी एग्जांपल है प्लांट एग्जांपल, यानी जिसे हम यारो प्लांट्स कहते हैं। 7 डिफरेंट जीनोटाइप के यारो प्लांट्स को लो, मीडियम और हाई अल्टीट्यूड पर ग्रो करवाया गया। हर जीनोटाइप का ग्रो हर अल्टीट्यूड पर डिफरेंट था। कुछ प्लांट्स मीडियम अल्टीट्यूड पर बेस्ट ग्रो हुए, लेकिन सेम प्लांट्स लो या हाई अल्टीट्यूड पर वीक हुए। इसका कंक्लूजन क्या है कि अल्टीट्यूड इन्वायरमेंट जीन्स के इफेक्ट चेंज कर देता है। सेकंड है इसके PKU यानी फिनाइल केटोनूरिया जेनेटिक डिजीज़। PKU एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें बॉडी एक लीवर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करती। इस वजह से फिनाइल एलानिन ब्रेक डाउन नहीं होता और ब्रेन डैमेज हो सकता है। थर्ड है इसकी डाइट इफेक्ट इन PKU। अगर PKU वाले बच्चों को स्पेशल लो फिनाइल एलानाइन डाइट दे दी जाए तो उनमें मेंटल रिटार्डेशन डेवलप नहीं होता, यानी जीन प्रॉब्लम सेम है लेकिन इन्वायरमेंट डाइट चेंज करने से सेवर इफेक्ट अवॉइड हो जाता है। यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।